प्रिय छात्रों, पॉलिटी के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में एक सफ़र तय कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा या जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जहाँ तक हम समझते हैं कि इस शब्द से आप परिचित होंगे और एक ऐसा दृष्टि डालना चाहिए हम लोग को इस पर कि मुख्य परीक्षा की तो तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के दौरान जो ऑब्जेक्टिवली हम लोग चीज़ों को इस ढंग से पढ़ें फंडामेंटल राइट्स में कि हम लोगों के लिए मुख्य परीक्षा मेन एग्जामिनेशंस की मानसिकता और उसके तैयारी का पृष्ठभूमि बैकग्राउंड तैयार हो। तो हम ऑब्जेक्टिवली पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी यानी वस्तुनिष्ठता भी पूरी हो और साथ ही साथ विषय का एक विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव ज्ञान भी आपके पास चला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर इस फंडामेंटल राइट्स में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका निर्धारण करते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक ये है कि मौलिक अधिकार क्या है। ये सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे, यानी व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। दूसरा टॉपिक हम लोग का होगा कि भारत में इसकी मांग, यानी भारत में इस फंडामेंटल राइट्स की मांग और पूर्ति कब की, इसकी मांग एवं पूर्ति। और तीसरी बात हम लोग को ये पढ़ना है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार एवं वर्तमान स्थिति ठीक है ना साहब। तो हम लोग अपना अध्ययन इन तीन शीर्षकों के अंतर्गत सीमित रखेंगे और उसको इस ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव नुमा क्वेश्चन जो आता है वो हमसे छूटे नहीं, और साथ ही साथ इस विषय पे जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो। कोई भी व्यक्ति अगर जानना चाहे आपसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो उसको जान सके। तो जैसा कि मेरी आदत है कि हम बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के किसी भी चीज़ को न समझते हैं न समझाते हैं, तो ये नियम भी इस विषय पर लागू होगा, इस टॉपिक पे लागू होगा। और हम लोग देखेंगे कि आखिर मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, या इसको ऐसे भी कहें कि आखिर मौलिक अधिकार क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। यदि हम लोग व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स को हम लोग जान जाते हैं तो उसमें उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्वमेव समाहित हो जाता है, यानी शामिल हो जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे थोड़ा तौल लें आपको कि आप कितना तक जानते हैं, ताकि उसी हिसाब से पढ़ाएं। तो कभी भी आपने अपने जीवन में इस शब्द को सुना है? सबसे पहला सवाल, सभी लोगों ने सुना हो।
दूसरा प्रश्न ये है कि इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं। अगर एक आम आदमी जो पढ़ा लिखा हुआ बहुत ज़्यादा नहीं हो, आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ समझ करके अगर ये पूछ ले कि मौलिक अधिकार का हो वही बाबू जरा हमरा बता दो, तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या होगा इसके बारे में? एनीबॉडी? हाँ बोलिए सर। मौलिक अधिकार बैठ के तकल्लुफ की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और किसी को चुन के भेजते हैं ताकि चाहे वो हम पे शासन करता है, अगर वो शासन जो भी शासन कर रहा है वो डिक्टेटरशिप की तरह शासन ना करे, इसीलिए हमको मौलिक अधिकार का दरकार पड़ा है। ठीक है, और कोई? ठीक ही बोले। और कोई सवाल बोलिए। सर, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो किसी भी देश के नागरिकों को संविधान द्वारा एक अधिकार दिया जाता है, जिनमें राज्य में जो है किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता। वेरी गुड, आपका भी ठीक ही है। और कोई बोलना चाहते हैं? रिटेन बचाए रखता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप लोग में से कोई कुछ नहीं बोल रहे। महिला सशक्तिकरण कैसे हो? जब बोलिएगा नहीं तो हम तो पूरा मौका दे रहे हैं। फिर बाद में इल्जाम मत लगा दिए कि महिलाओं को दबाया जा रहा है। आपको भी मौका अभी बोल सकते हैं। नहीं आता, आगे बढ़ो। जिन लोगों ने भी पर प्रयास किया सराहनीय है, लेकिन असल बात है क्या कि कोई भी विषय की व्याख्या सर्वांगीण होनी चाहिए, यानी पूरी की पूरी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि हम उसके सारी चीज़ों को समझें। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की जो विचारधारा है, जो थॉट है, ये पूरी तरीके से आधुनिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि आधुनिक युग से पहले जो मध्य युग या प्राचीन युग पार कर चुका था, उस समय यह विचारधारा नहीं पाई जा रही। जब मॉडर्न में आया तो फंडामेंटल राइट्स की विचारधारा स्थापित हुई और ये विचारधारा आधार बना लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। अगर इस विचारधारा को नहीं अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाता तो डेमोक्रेसी स्थापित नहीं होती, या नहीं अपनाया जाएगा तो डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगी। इतना महत्वपूर्ण बात। अब प्रश्न ये है कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है ऐसा अधिकार, ऐसा राइट्स जो मूल हो। मूल का मतलब ओरिजिनल हो। ठीक है, अब यहां पर मूल या ओरिजिनल जो शब्द हम बोलते हैं, ठीक है, तो मूल या ओरिजिनल ये शब्द का इस्तेमाल जो हम लोगों ने किया, यही महत्वपूर्ण है। यही महत्वपूर्ण है। इसी को समझने की आवश्यकता है कि मूल ओरिजिनल का मतलब क्या होता है। साहब ये कम से कम बता दीजिए सर, जिसको आसानी से चेंज नहीं कर। चलिए मान लिया जाए, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं। इस मूल का अर्थ ये होता है कि जिसके बिना अस्तित्व संभव नहीं हो, जिसके बिना अस्तित्व नहीं, स्टेटस नहीं बना रहे। यहां पर अस्तित्व का अर्थ आप जीवन मान लीजिए। अस्तित्व संभव नहीं है, उसको मूल, जैसे बिल्डिंग है, इसका मूल क्या है? इसका बुनियाद है। अगर नीचे वाले ईंटा को हटा दीजिएगा तो क्या होगा? गिर जाएंगे ये। उसी ढंग से आपका मूल क्या है? आपकी आत्मा है, आपका सोल है, आपकी रूह है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो क्या होगा? आदमी मर जाएगा। इसी तरीके से ये पंखा है, इसका मूल क्या है? इसकी इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ इसमें है। यदि विद्युत का प्रवाह रोक दिया जाए इस पंखे में तो विद्युत क्या हो, पंखा क्या हो जाएगा? चलना रुक जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मूल का अर्थ ये हुआ कि जिसके बिना वो जीवित ना रहे। कितनी खूबसूरत बात। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि इसी मूल से मौलिक बना है और इसी मूल से मौलिक बन करके अधिकार बना है। तो यानी इससे निकला हुआ जो अधिकार होगा, मूल से निकला हुआ, यानी मूल का क्या कि जिससे इसका अस्तित्व संभव नहीं हो, उसी अधिकार को साहब हम क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अब बोर्ड के काम को थोड़ा सा छोड़ करके थोड़ा भावनात्मक रूप से आपको पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भावनात्मक रूप से इसलिए जरूरी है कि हर चीज बोर्ड पे, हर चीज पेन से, हर चीज लेक्चर से नहीं हो सकता है। कुछ चीजें भावनाएं स्पष्ट करती हैं। देखिए साहब, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस शब्दों के अभाव में आदमी निशब्द हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के अभाव में आदमी निशब्द हो जाता है, यानी कुछ बोलने के लायक नहीं रहता है। इसी तरीके से एक 3 शब्द था। कितना शब्द था? एक था लिबर्टी, दूसरा था इक्वलिटी और तीसरा था फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व या भाईचारा। ये 3 विचारधारा आपको पता है कि 1789 1789 से पहले दुनिया नहीं जानती। स्वतंत्रता होता भी है, समानता होता भी है, भाईचारा होता भी है। ये विश्व के लोग इससे अनजान थे। अब अनजान रहने की वजह से, इस शब्द की जानकारी नहीं रहने की वजह से क्या हुआ? तो प्राचीन काल में रोमन एम्पायर ने और इरानियन एम्पायर ने लोगों को दास, गुलाम बना करके रखा, जानवरों से बदतर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया। मध्यकाल जो फ्यूड्स सिस्टम्स का पीरियड था, सामंत काल का काल था, उस पीरियड में सामंतों ने मनुष्यों के साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया और इन दोनों की परिणति ये हुई कि सभ्यता का विकास जो अति प्राचीन काल में मेसोपोटामिया, हड़प्पा, चीन और मिस्र की सभ्यता का जिस ढंग से विकास हुआ, वैसा सभ्यता इस धरती पर फिर कभी नहीं है। एक भी मिडाइवल पीरियड का मॉन्यूमेंट वैश्विक स्तर पे, भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, भारत के मुगल साम्राज्य का बात कुछ और था, लेकिन वैश्विक स्तर पे कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी चीज आप दिखा दीजिए, सेवा धार्मिक प्रतीकों को छोड़कर आम जनता का जो इस्तेमाल होने वाली चीजें थी नहीं मिलेंगी आपको। हड़प्पा सभ्यता में आम जनता के प्रयोग में आने वाली बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन उसके बाद आम जनता के प्रयोग में आने वाली कोई भी वस्तु हमको नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति जानवरों से निरंतर जीवन व्यतीत कर रहा था और इसलिए कर रहा था कि उनको इन 3 शब्दों की जरूरत, जानकारी नहीं। अब इंपॉर्टेंट ऑफ 3 वर्ड समझ में आए कि कितना है? नहीं समझ में आया सर? आप झूठ बोल रहे हैं कि हमको समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप बताइए कि कैसे समझ में आया। 1993 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव, शायद नाम आपने सुना हो। इन्होंने मैला ढोने की प्रथा को बंद कर दिया, एक्ट बना दिया कि अब आज से सर पर कोई भी डोम किसी का मैला ढो करके या नहीं ढोएगा और ऐसे टॉयलेट को डिमोलिश कर दिया जाएगा, सब सेप्टिक टैंक बनेगा। कानून बन गया, प्रावधान बन गया। क्या मैला ढोने की प्रथा समाप्त हुई? क्या उसको कोई मजबूर करता है कि तुम धोवो? किस वजह से सरकार ने कानून बना दिया, प्रोविजन दे दिया, बहुत सारे प्रोग्राम आ गए
कि आपके उत्थान के लिए ये काम किए जा रहे हैं, उसके पक्का के मकान भी है, लेकिन फिर भी वो वही काम करता है। क्यों करता है? इसलिए कि वो काम को गलत नहीं मानता है, वो काम को गलत नहीं मानता है, सही मानता है। तो हम बता रहे थे आपको कि इस प्रकार से शब्दों के अभाव के कारण या उस शब्द के प्रभाव के जानकारी के अभाव के कारण कहें, आदमी का विकास रुक जाता है, बाधित हो जाता है। एक कहावत सुने होंगे कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठे बघुराए। तो जब तक उस शब्द या शब्दों की जानकारी या उसका प्रभाव के बारे में जानकारी आपके पास नहीं है, तब तक आप उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के जानकारी के अभाव के कारण प्राचीन काल से लेकर के, यानी आप कांस्य युगीन सभ्यता को छोड़ दीजिए, कांस्य युगीन सभ्यता के बाद जो लौह युगीन सभ्यता है, उस समय से लेकर के 1789 ईस्वी तक विश्व की लगभग 90 से लेकर 95% जनसंख्या पशुवत जीवन व्यतीत कर रही है। ये 1789 की क्रांति में सबसे पहले 3 शब्दों को प्राप्त करने के लिए उस समय से लेकर 1848 तक लड़ाई लड़ी गई। कितने लोगों ने कुर्बानी दी, तब लोगों ने समझा कि वो स्वतंत्रता होता है, समानता होता है, भ्रातृत्व होता है। तभी तो आप आज के दौर में फौरन आपकी आजादी को छीनता है तो फौरन उसके हक के लिए मांग करते हैं कि नहीं, दिस इज माई राइट्स एंड यू शुड गिव मी, यू ऑट टू गिव मी। अब तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी से जुड़ा हुआ, मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ एक और शब्द है जिसको हम लोग नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं। जब तक नैसर्गिक अधिकार आप नहीं समझिएगा, तब तक आप मूल अधिकार नहीं समझ पाइएगा। ठीक है? नैसर्गिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल राइट। ठीक है? अब नेचुरल राइट किसको बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार किसको बोलते हैं? तो इसका हुआ कि ऐसा अधिकार, ऐसा अधिकार जो प्रकृति ने, यहां प्रकृति का मतलब ईश्वर, प्रकृति ने प्रदान किया हो और इसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अब इसका अर्थ समझ गए? नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट्स ऐसा राइट्स है जो प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है, और आप इसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। इसको आप किस ढंग से एक्सप्लेन करेंगे या किस ढंग से बोलेंगे? एग्जाम्पल के रूप में बताइए। वेरी गुड। जैसे सांस लेना, ये एक नैसर्गिक अधिकार है। आप अगर सांस को रोक दीजिएगा तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे खाना खाना, यह नैसर्गिक अधिकार है। आप बिना खाए हुए 15 दिनों से अधिक समय तक नहीं जीवित रह सकते हैं। जैसे पानी पीना, यह नैसर्गिक अधिकार है। आप बिना पानी पिए 7 दिन से अधिक नहीं रह सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा अधिकार जो प्रकृति ने प्रदान किया हो और बिना उसके आप जीवित नहीं रह सकते हैं, उसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। यानी वो राइट जो गॉड ने दिया है उसको कौन सा बोलते हैं? अब देखिए, इसी नैसर्गिक अधिकार से जुड़ा हुआ जो चीज है दूसरा, वो है साहब मौलिक अधिकार।
ये क्या है कि ये तो हुआ कि मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता है, और ये इसका ये हुआ कि सर्वांगीण विकास हेतु, सर्वांगीण विकास हेतु यह अनिवार्य है। और इसका आधार क्या है? तो ये राज प्रदत्त है, यानी राज के द्वारा ये प्रदान किया जाता है ना। और ये क्या है? तो राज प्रदत्त है, राज के द्वारा प्रदान किया जाता है। जब भी पढ़ी तो साथ पढ़ी। अब यहां पर हमने आपको कहा कि कुछ राइट्स ऐसे हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। अगर उसको ये राइट्स नहीं दिया गया तो उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको नैसर्गिक अधिकार किसी भी दौर में जो है वो बंद नहीं किया गया। अगर किया जाता तो आबादी बढ़ के यहां तक पहुंचती ही नहीं। तो आप यहां तक पहुंचे हैं, मानवता यहां तक पहुंची है, इसका अर्थ यह हुआ कि जो नेचुरल राइट्स था वो व्यक्ति को मिल रहा था, जो नैसर्गिक अधिकार था व्यक्ति को मिल रहा था। लेकिन उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ नैसर्गिक अधिकार अनिवार्य नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ कोई कुछ और अधिकार भी उसे चाहिए, और उसका जब प्रयोग करता तब जो है वो व्यक्ति माना जाता कि उसका सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो यहां पर टोटल डेवलपमेंट, होल डेवलपमेंट, जो सर्वांगीण विकास की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ होल डेवलपमेंट का कंसेप्ट उभर करके सामने आया है, उसके अर्थ को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस धरती पे बहुत सारे पादप और जंतु रहते हैं, और तब के विकास के लिए एक पर्यावरण होता है, एक सर्कमस्टांसेस होता है। यदि उसका पर्यावरण उसको मिलता है तब वो जीव पादप जो है वो विकसित करता है, अन्यथा उसका पतन हो जाता है। पेड़ पौधे का भी पर्यावरण है कि उसको CO2 मिलना चाहिए, उसको सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, उसको जल की आपूर्ति होनी चाहिए, दैट इज प्लांट क्लाइमेट। इसी तरीके से जानवरों का, गाय भैंस का है कि उसको जो ऐसा घास भूसा मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, ये उसका सर्कमस्टांसेस है। उसी तरीके से इन पादप और जंतुओं में मनुष्य भी एक जंतु है, लेकिन डिफरेंस ये है कि अन्य जंतुओं से ये सर्वश्रेष्ठ है। तो इसकी जो सर्वश्रेष्ठता की धारणा है वो इसको अन्य जंतुओं से, यानी अन्य जानवरों से इसे अलग स्थिति प्रदान करता है। तो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कैसे बनेगा? तो मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उसके लिए सर्कमस्टांसेस चाहिए। अब मनुष्य के लिए क्या सर्कमस्टांसेस चाहिए? तो उसके आवश्यकता के अनुरूप, उसके नीड्स के मुताबिक। तो मनुष्य की सबसे बड़ी नीड्स क्या है पता है आपको? और ये उसी नीड्स के वजह से अन्य जानवरों से अलग हुआ है। तो क्या नीड्स है उसका? तो उसकी सबसे बड़ी नीड, ये विशेषता कह लीजिए, उसकी सोच है। वो सोचता है, वो तार्किक है, लॉजिकल है, वो बिना सोचे किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। और ये जो सोच है ना, इसको डेवलप करने के लिए इसका परिवेश उसको प्रदान करना होगा। कैसा परिवेश? तो उसको समानता देनी पड़ेगी। किसके बीच? अपनों के बीच। जो उसका स्पेसीज है, उस स्पेसीज के बीच किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसको स्वतंत्रता देनी होगी। किस लिए? कि अपने इच्छा अनुसार नैतिकपूर्ण काम कर सके। उसे बहुत सारे अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति जिसके वजह से वो मनुष्य बना है, उस संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार,
और उसके खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसके खिलाफ विरोध करने का, ये बचने का अधिकार, ये सारे अधिकार जब उसको मिलेंगे तभी उस मनुष्य का सर्वांगीण विकास होगा, टोटल डेवलपमेंट होगा, अन्यथा वो मनुष्य भी जानवर बन जाएगा। आज भी अपने सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इन सारे अधिकारों का प्रयोग करता है उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो मनुष्य दिखने में लग रहा है लेकिन संपूर्ण अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है, जैसे शिक्षा नहीं मिल रही है, जैसे कहीं पर गया तो उसके सामने बातें नहीं की जा रही है, उसको जमीन पर बैठा दिया जा रहा है, उसको पर्याप्त भोजन नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन जो है वो एक पशुवत हो जाता है, लाइक एनिमल हो जाता है, हालांकि वो मनुष्य है। तो लैक ऑफ राइट्स मीन्स फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के अभाव में आपका जीवन पशुवत हो जाता है। इसीलिए अनिवार्य है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि उस लोकतंत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को फंडामेंटल राइट्स मिले। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? पर्याप्त भोजन का मौलिक अधिकार हमारा है। हाँ, क्या बात है, मुझे इक्कीस के तहत इसीलिए तो बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। हम आएंगे, रुकिए ना, राज केंद्र तक पढ़ाएंगे तो उसमें आएंगे आपको। अभी जो है वो एक कंसेप्ट लीजिए, राइट टू फूड जो है, आपको पता है कि अनुच्छेद 41 क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का। तो जिस समय आजाद देश हुआ था उस समय देश के पास संसाधन नहीं थे कि सबको इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, लेकिन जैसे जैसे देश को के पास संसाधन हुए, रिसोर्सेज हुए, तो आप देखिए कि जब लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे तो उसे बताएंगे कि कौन कौन से उसके चीजों को कानूनी रूप दे दिया गया। तो 2014 से पहले कब, शायद 11 या 12 में राइट टू फूड आपको मिला हुआ है, यानी इसके लिए कानून है जिसकी वजह से यदि आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन भारत में व्यतीत करते हैं तो सरकार आपके घर पर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज 20 किलो पहुंचा देगी हर महीने। जो बीपीएल में है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में, आप लोगों को जानकारी होगी कि सबको राशन दुकान से बिना पैसे का अनाज मिलता है। आपको नहीं पता है? पता है ना? तो ऐसा शक्ल बना के बोलिए कि हाँ हमको पता है। ठीक है, तो आए टॉपिक पर। तो इस तरीके से साहब फंडामेंटल राइट सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। अब देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो सौम्यों इसमें नैसर्गिक अधिकार चलाता है, यानी नेचुरल राइट चलाता है, क्योंकि बिना नेचुरल राइट्स के, नैसर्गिक अधिकार के मौलिक अधिकार बेमानी है, नहीं है। हम सांस लेना बंद कर दे, सामने आकर खाना लाके आप लगा दीजिए, या स्कूल में एडमिशन का फॉर्म ला करके रख दीजिए मेरे साथ, या नौकरी का अपॉइंटमेंट ला के रख दीजिए, हम सांस लेवे नहीं करें, ये मेरा नाक कोई बंद कर दो। तो वो सब जो चीजें थे वो फंडामेंटल राइट्स था मेरा, और ये सांस लेना मेरा नैसर्गिक अधिकार था। तो हम बहुत देर तक अपना सांस को बंद कर लेंगे तो हम अपना फंडामेंटल राइट प्राप्त कर पाएंगे नहीं। तो इसीलिए मौलिक अधिकार के लिए नैसर्गिक अधिकार अनिवार्य है। यदि कोई देश या राज्य मौलिक अधिकार देता है तो उसमें लिखा हो या ना हो, नैसर्गिक अधिकार स्वयं उसमें शामिल है। क्लियर? तो ये शब्द पर इतनी सारी बातें थी जो हमने की। अब हम टॉपिक पर आ रहे हैं ताकि आपको, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, अब आप अच्छे तरीके से लोगों को बता सकते हैं या आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है? अब देखिए, दूसरा टॉपिक जो हमें बताना है आपको, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा था, वो टॉपिक क्या था साहब? कि मौलिक अधिकार, हाँ, आरपी, मौलिक अधिकार
हुई मांग। डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए साहब, जहां तक डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है तो आमतौर पे ये जाना जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो पढ़ने के क्रम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिर्फ एक बार इसकी बात कही गई और वो कौन सा है? ऐसा बोलते खुद ही सुनते हैं 1931 में कराची अधिवेशन में। गुड, इसका पटेल जो है वो अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन मामला यहीं से शुरू नहीं होता है, मामला इसके और पहले से चलता है और जो पहले से चलता है वो काफी आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक, तो इसकी जो मांग होती है सबसे पहले वो मांग होती है 1895। इस समय स्वराज विधेयक पेश किया गया और ये स्वराज विधेयक जो पेश करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इस स्वराज विधेयक में जो छठी पंक्ति या छठी मांग थी वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए, जिस समय की बात हम कर रहे हैं 1895 यानी 1895 की, उस समय तक भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें देश को आजाद कराने की मांग नहीं की जा रही थी। कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ ये था कि विधान परिषदों में कुछ और अधिकार मिल जाए, या उनका यह विश्वास था कि अंग्रेजों को हमारी तकलीफों का ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो पूरा नहीं करते हैं, तो मेमोरेंडम दे करके मिल करके बातें कर करके वो अपनी समस्याओं के समाधान की विचारधारा रखते थे। कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति इस समय तक नहीं हुई। कांग्रेस में एकमात्र ये लीडरशिप उभर के सामने आए बाल गंगाधर तिलक, जो सभी लोगों से आगे देखने वाले थे। यह सभी लोगों में ये प्रथम व्यक्ति थे कि जिनके पास स्वतंत्रता की विचारधारा सबसे पहले, यानी देश आजाद होना चाहिए। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन 1995 में हो रहा था तो उसने इस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज विधेयक लाया, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टी थी, उसी को कुछ करना था। तो अब ऐसे कहां कहां बोलने जाते हैं, सारे लोग तो अनभिज्ञ थे आजादी से, कोई भारत में जान नहीं रहा था, राष्ट्रवाद था नहीं, तो जो कुछ लोगों में था उसी को तो कांग्रेस बोलते थे। तो अपनी बातों को फैलाने के लिए जरूरी था कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि अब तक वो ऑल इंडिया पार्टी बन चुकी थी। तो वहां उन्होंने सबसे पहले स्वराज विधेयक लाया। इस स्वराज का उनके पास अलग कंसेप्ट था। स्वराज का मतलब आजादी नहीं थी, स्वराज का मतलब यह था कि होम रूल, यानी आप भी रहिए और हमें भी अपना शासन करने दीजिए। यही चल करके स्वराज जो है स्वतंत्रता में कन्वर्ट कर जाता है 1929 में। जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सब आपको मिलेगा। तो ये विधेयक था, इसमें बहुत सारी मांगे थी। उसमें एक मांग छठे अनुसूची में या अनुच्छेद में उसका ये था कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। जिस तरीके का अधिकार ब्रिटेन में की प्रजा को मिल रहा है, तो महारानी ने घोषणा की है कि भारत की प्रजा भी ब्रिटिश प्रजा है, तो फिर उसको ब्रिटिश प्रजा के समान फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं? और बिल्कुल युक्ति युक्त एप्रोप्रिएट डिमांड था। लेकिन महारानी की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ महारानी तो एक हाथी का दांत था, सांत्वना देने का प्रयास था, नियत साफ नहीं थी।
इसलिए ये राइट्स हम लोग को नहीं मिला। तो बाल गंगाधर तिलक को 1895 में डिमांड करना पड़ा कि भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिक के समान फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? जस्ट सही है सर, बाल गंगाधर तिलक। ना सर एक क्वेश्चन टॉपिक से पहले बोले। हाँ बोलिए। सर बाल गंगाधर तिलक भी आप बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा सोचते थे, दूर का सोचते थे, क्योंकि कभी कांग्रेस का अध्यक्षता कायम करने के लिए क्वेश्चन है सर, टॉपिक से पहले। देखिए, इसको अलग से पूछने का बहुत डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको आज ही जवाब दे देंगे। ठीक है, कल नहीं देंगे, क्लास जैसे जिस परसों होगा आप अकेले से मिलिएगा, या जो लोग और सुनना चाहते हैं सुन लीजिएगा। अब दूसरा मौका कब आया? वो आया साहब 1925। इस समय कॉमनवेल्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया एनी बेसेंट। आप जानते हैं कि एनी बेसेंट एक आयरिश नागरिक थी और 1890 के बाद भारत में स्थायी रूप से रहने लगी थी। कॉमनवेल्थ का उन्होंने कॉमनवेल्थ प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किया था। नहीं, वो बात हम नहीं बोल रहे हैं, वो दूसरी चीज हो गई। हम जो बताना चाह रहे हैं वो दूसरी बात है। आप जो कह रहे हैं अध्यक्षता कांग्रेस की, हम वो नहीं लिखे हैं। कॉमनवेल्थ प्रस्ताव लाया, प्रपोजल ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, उस पर आइए। तो बहुत बड़ी भारत भक्त बन गई, हमेशा के लिए भारत में रहने लगी, और ये प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बनने वाली भी एनी बेसेंट। इन्होंने भारतीयों के राइट्स के लिए एक प्रपोजल कॉमनवेल्थ नाम से जो है, यानी आम लोगों, एक कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग चीज हो गई, और कॉमनवेल्थ प्रपोजल का मतलब है कि आम लोगों की दौलत। तो आम लोगों की दौलत क्या है? वो अधिकार जो उसको मिलना चाहिए। तो इसके बारे में व्यापक प्रपोजल रखा गया एनी बेसेंट के द्वारा। कांग्रेस ने भी इसको एक्सेप्ट किया, ब्रिटेन में भी मांग की गई, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो संबंधित थे उनसे मांग कराया गया कि भारत के लोगों को ब्रिटेन के तरह ही अधिकार मिलना चाहिए। अब जब ये प्रपोजल आ गया तो उसके बाद तीसरा कदम ये हुआ कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशंस का आगमन भारत में होता है। ठीक है, ये पूरा एक टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो साइमन कमीशन का आगमन होता है। इसने एनी बेसेंट के प्रपोजल को नकार दिया कि नहीं, हम भारतीयों को कोई राइट्स नहीं देंगे। भारतीयों को राइट्स देने के बारे में इसको प्रपोजल देना था, इसलिए कि 1919 के अधिनियम में प्रोविजन था। 1919 के अधिनियम सफल हुआ कि नहीं, इसकी जांच के लिए 10 साल के बाद जो है एक आयोग बनेगा, वो जांच करेगा कि यही रहना चाहिए, ये अन्य कोई सुधार करना चाहिए। तो एक प्रकार से साइमन आयोग समय से पहले ही भेज दिया गया। जो पढ़ाएगा वो आपको सारी बातें बताई जाएगी, हम उस सब पर नहीं जाना चाहते हैं। तो उसको था कि भारत के संविधान पर विचार करना, तो भारत का प्रशासन कैसा होगा, देश का शासन कैसा होगा, ये सब के बारे में प्रपोजल दिया उसने, लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में कोई प्रपोजल नहीं दिया। और यही वजह है
कि 1935 का जब अधिनियम पारित किया गया था तो इस अधिनियम में भारतीयों के लिए फंडामेंटल राइट शामिल नहीं है। अगर साइमन कमीशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव शामिल कर लिया जाता तो फिर 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही भारतीयों को फंडामेंटल राइट मिल जाता। अब उसके बाद चौथा इसमें काम ये हुआ है कि 1928 में ही जो है वो नेहरू कमेटी बनी, या नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया तो उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई कि भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने 1935 के अधिनियम में इसको जगह नहीं दी। इसके बाद पांचवा दौर आता है 1931 में, उसमें कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पटेल। इसमें सबसे पहले जो है अधिकृत रूप से, यानी बजाते तौर पे ऑथराइज तरीके से जो है वो कांग्रेस ने इसकी मांग ब्रिटिश सरकार से की कि भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। तो ये था कि मौलिक अधिकार की मांग कैसे कैसे की, जिसमें से आप जानते थे सिर्फ क्या, तो 1930 क्लियर। लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा इसको नकारा, लोकतंत्र के नाम पर शासन करते रहे, व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी के नाम पर भारत में शासन करते रहे, लेकिन इन काले लोगों के नहीं, भारतीयों को अपलिफ्ट करने के लिए अपने शासनकाल में कभी भी फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो ये ना देना इस बात को इंगित करता है कि व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसीज का जो ढिंढोरा उन लोगों ने पीटा वो हाथी का दांत था, उसकी वास्तविकता नहीं। क्लियर। अब देखिए साहब, जब ये हो गया तो जब संविधान सभा बना, ठीक है, जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा विभिन्न समितियों के माध्यम से काम करती थी, ठीक है ना, विभिन्न समितियों के माध्यम से काम करती। इन्हीं में से एक समिति था मौलिक अधिकार मौलिक एवं अल्पसंख्यकों का अधिकार समिति। यानी कौन सा फंडामेंटल राइट्स होगा और कौन सा अल्पसंख्यकों का अधिकार होगा, इसके लिए ये क्या बनी, एक कमेटी बनी। अब हर कमेटी में, अगर कमेटी बहुत बड़ी होती थी, बहुत सारे विषय उसमें होते थे, तो उसका सब कमेटी भी बना दिया जाता, यानी उप समिति, ठीक है, इसका उप समिति भी बना। और ये जो उप समिति बना वो दोनों के लिए अलग अलग बना। उसमें से मौलिक अधिकार का जो उप समिति था, इसके अध्यक्ष पटेल थे। कौन थे? और मौलिक अधिकार का जो उप समिति बना, उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? बोलिए। जेबी कृपलानी। अब जाहिर सी बात है कि बना तो ये जेबी कृपलानी समिति ने जो प्रस्ताव रखा, जो प्रपोजल रखा, इस पर 38 बैठकें हुई। इतना आसान नहीं था, कितना
38। ये 38 बैठक जो है वो कैसे कैसे हुआ? तो 25 बैठक सिर्फ संविधान सभा में हुआ, 2 बैठक जो है 11 बैठक जो है वो ये समिति में हुई, मतलब जिसके पटेल अध्यक्ष थे, और 2 बैठक जो है वो उप समिति में हुई, यानी जिसके कृपलानी जो है वो चेयरपर्सन थे। भीमराव अंबेडकर ने इस प्रावधान को, यानी जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान था संविधान सभा में, इसको सर्वाधिक आलोचनाओं वाला भाग कहा है। सर्वाधिक आलोचनाओं वाला भाग कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि ये काम इतना आसान नहीं था। मांग की जा रही थी आजादी से पहले मौलिक अधिकार की, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ये अधिकार देना इतना आसान नहीं था। अंग्रेज तो चले गए थे, तो फिर देना इतना आसान क्यों नहीं था? इसका जवाब है आप लोग के पास। भाई, हम अंग्रेजों से मांग कर रहे हैं कि भारत के लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया जाए। अंग्रेज जा चुके थे। 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा सार्वभौम संविधान सभा बन गई थी, सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। तो अब दिक्कत क्या था? कौन रोक रहा था? असल पढ़ना इसी को बोलते हैं जहां पर आपको रोक रहा है। असल पढ़ना इसी को बोलते हैं। बाकी सारी चीजें तो किताबों में लिखी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बोलिए साहब। गुलजार भाई, दानिश भाई। हाँ, भारत की विविधता के वजह से अड़ंगा लग रहा था। तो माने कुछ लोग विरोधी थे इसके। विविधता का मतलब आप कहा तो कुछ लोग विरोधी होंगे। कितना देना चाहिए, कैसे क्या दे। फंडामेंटल राइट्स जब यूएनओ बना था, तो यूएनओ बनने के बाद 1945 में पहला जो काम हुआ था ना, वो डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हुआ था। लोगों का मानवाधिकार। यूएनओ का वही मेंबर होगा जो अपने देश में फंडामेंटल राइट्स के अनुरूप जो हमने डिक्लेयर किया, वो सब राइट्स अपने पीपल को दे। एक तो कारण था शामिल करने का ये भी, लेकिन ये बात की बात है। आप बताइए कि ये जो हमने कहा कि साहब 38 बैठक, आपको पता है कुल संविधान सभा की कुल बैठक कितना हुई है? 111 या 114, यही ना हुआ है। कुल बैठक कितनी हुई है? 114 हुआ। अब कुल 22 भाग से शुरू में, उसमें से एक भाग फंडामेंटल राइट्स। 114 दिन में से 38 दिन सिर्फ इसी पर बहस हुई। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितना महत्वपूर्ण। एंड हर्डल टू पास द फंडामेंटल राइट्स, उसमें जो रुकावटें आ रही थी उसको पास करने में, उसका कितनी बैठकें हुई, कितनी पावर लोगों को देनी चाहिए, कितनी पावर स्टेट के पास होनी चाहिए, इस चक्कर में इसको छोड़ ही देते हैं। तो पीटी का चीज है नहीं, आगे अता की थी जिन पत्थरों को हमने धड़कने,
जब बोलने लगी तो हम ही पर बरस पड़े। मतलब बता दें मतलब तो सीधा सीधी कि आज पढ़ा रहे हैं, कल सब कुछ जान जाइएगा तो हम ही को तोड़ जाइएगा। आमतौर पे यही होता है, इसीलिए चलिए बता ही देते हैं। साहब, देश की आजादी के साथ एक और घटना घटी थी जो आप भूल गए, और वो घटना थी देश का विभाजन। और देश का जो विभाजन हुआ था तो वो विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था और कोई आधार नहीं था। और जो देश हमसे हटा था उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम इस्लामी राज रहे। तो जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ और मुसलमान जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो चले गए, तो फिर वैसी स्थिति में भारत में रहने वाले जो हिंदू लोग हैं उनके मस्तिष्क में स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया उभरेगी, तो क्यों नहीं इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो ये प्रश्न संविधान सभा में आया था कि धर्म के आधार पर जब विभाजन हुआ है और जो अलग हो गया उसने बजाते तौर पे इस्लामी राज की घोषणा कर दी, अगर ना करता तो एक अलग बात थी। और वहां पे हिंदुओं को भारत में भेजा गया, मार दिया गया, उसकी प्रतिक्रिया भारत में भी हुई कि यहां भी मुसलमानों को मारा गया और भेज दिया गया, जिन क्षेत्रों में ये ज्यादा हो रहा था। लगभग कहा जाता है कि 1 मिलियन लोग एक हफ्ते के अंदर मारे गए, यानी 10 लाख। कोई छोटा मोटा घटना नहीं था। ऐसी परिस्थिति में आपका संविधान सभा काम कर रहा है। तो सोचिए कि धर्म के आधार पर खून बह रहा था, तो संविधान सभा में कोई ना कोई तो होगा ना। संविधान सभा में हिंदू महासभा के लोग भी चुन के आए थे, ऐसी बात नहीं था कि नहीं चुन के आए थे। तो ये तो मान सौम्यों उन लोगों के द्वारा रखा जाएगा कि भारत को भी एक हिंदू राष्ट्र घोषित। जो आज हिंदुत्व की बात हो रही है उसकी बुनियाद आज नहीं पड़ी, उसकी बुनियाद उसी वक्त पड़ गई। अब देखना आपको यह है कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया और लोगों को अधिकार फंडामेंटल राइट्स के तहत क्यों दिए। तो ये बाज़ाब्ते तौर पे क्वेश्चन एक है, उसके अंदर में जाएंगे तो आज का पूरा क्लास उसी में खत्म हो जाएगा। तो एक कंक्लूड सेंटेंस देकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि भारत का जो प्राचीन काल से पृष्ठभूमि रही है वो पृष्ठभूमि विविधता में एकता की रही, यानी इसकी सोसाइटी हमेशा प्लुरलिस्ट रही, बहुलवादी रही, जिसमें विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न धार्मिक विचारधाराएं, विभिन्न सांस्कृतिक विचारधाराएं एक साथ सह-अस्तित्व को एग्जिस्टेंस से रहती आई है बहुत एंशिएंट पीरियड से। अगर इसमें एक विचारधारा थोप दिया जाएगा तब विद्रोह होगा। तो मामला इस्लाम और हिंदू धर्म का नहीं था। अगर इस्लाम धर्म को हटा भी देते, पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देते, बंटवारा इस तरह से होता, तो भी भारत हिंदू राष्ट्र उस समय घोषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिंदू एक पदावली है, जिस पदावली में, जिस टर्मिनोलॉजी में कोई एक धार्मिक विचार या विश्वास नहीं। इसमें एक ऐसा विश्वास है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, इसमें एक ऐसा विश्वास है जो मूर्ति पूजा को मानता है। ये तो ऊपरी ऊपरी है, इसके अंदर में जाइएगा तो भागवत और शैव में भी बहुत बड़ा अंतर है। जैसे लिंगायत संप्रदाय जो कर्नाटक की 20% आबादी है, वो लिंगायत संप्रदाय डिमांड करती है कि हमको हिंदू माना ही नहीं जाए, हम एक अलग धर्म है। इसके अलावा बहुत सारा पर्वतीय क्षेत्र है जिनकी अपनी संस्कृति है जो हिंदू संस्कृति से कोई मेल नहीं खाती। एक बहुत बड़ा वर्ग है आदिवासियों का है, ट्राइबल ट्राइब्स का है, जिसको हिंदू कल्चर से कोई मतलब नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कोई एक रिलीजियस कंट्री इसको कभी बना ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही बनाइएगा वो अल्पमत का गवर्नमेंट हो जाएगा, उसके मानने वाले बहुमत नहीं होंगे। इसलिए भारत उसी समय
सारे बहसों के बाद ये फैसला हुआ कि अगर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा, तो इसकी परिणति ये होगी कि अभी तो 2 टुकड़े हुए हैं, आगे में और भी टुकड़े हो गए। इसलिए हर संस्कृति वाला डिमांड करेगा कि नहीं, हम इस कल्चर में, इस संस्कृति में नहीं रहना चाहते, हमें अलग करो, हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। जैसे उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। तमिल और तेलुगु संस्कृति में अलग है, मलयालम संस्कृति अलग है। तो ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटीज है कल्चर्स का, उसमें किसी एक कल्चर को किसी संपूर्ण देश पर नहीं थोपा जा सकता है, नहीं लागू किया जा सकता है। इस वजह से देश जो है वो सेक्युलर बना, कोई एक धर्म विशेष का पालन करने वाला देश नहीं बना। और यही सब बहसें हुई थी जिसके वजह से 38 बैठकें हुई। मात्र 35 या 37 ही ऐसे लोग थे जो मतलब के अपर कास्ट के हिंदू नहीं थे, बाकी सब अपर कास्ट के हिंदू। तो उनके द्वारा ये प्रोविजंस किया गया फंडामेंटल राइट्स का। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका। तो इस क्यों रोका, उसके पीछे जो कारण जिम्मेदार था, उसका एक संक्षिप्त रूप से व्याख्या हमने की। इस पर IAS में यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, उसको अलग क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। तो ये आपका पूरा हो गया कैसे जो है वो संविधान सभा में। अब आते हैं मेन बॉडी पे जो हमको पढ़ाना है। तो उस तीसरा क्या था कि संविधान के प्रारंभ पर मौलिक अधिकार, यही न था। संविधान के प्रारंभ पर या आरंभ पर मौलिक देखिए, जिस समय संविधान लागू हुआ, ये संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। तो इस समय जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7 वर्गों में वर्गीकृत थे। कितने में? 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मत बोल दिया कीजिए, 7 क्लास बोलिएगा, ठीक है ना? ऐसे आपको बोलना क्या पड़ेगा कि 35 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स। अगर प्रकार पूछिएगा तब यहां आपको क्या बोलना है कि 7 वर्गों में वर्गीकृत का इंग्लिश होगा क्लासिफाइड। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसको देखिए, ये 7 वर्ग कौन से थे। तो उसमें पहला था समता का अधिकार, है ना? इंग्लिश में जाए राइट टू इक्वालिटी, लिखने की जरूरत तो है नहीं। दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, और ये राइट टू फ्रीडम बोल सकते हैं। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तीसरा वर्ग हुआ विरुद्ध अधिकार। और उसके बाद चौथा में था यह है
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी, संस्कृति कल्चर संबंधी अधिकार। ठीक है। अब उसके बाद छठा में जो था वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और सातवां जो था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। ये 7 वर्गों में बटा हुआ था और इससे संबंधित अनुच्छेद जो थे वो 14 से लेकर के 18 तक था, ये 19 से लेकर के 22 तक था, ये 23 और 24 में था, ये 25 से लेकर करके 28 तक था, ये 28 और ये 29 और 30 में था। और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अब देखिए, जो हमें बताना है आपको जो चीजें, ताकि एक सिस्टम के तहत आप पढ़ें और लाभान्वित हों, तो उसमें जो संविधान का संबंधित जो भाग था, संविधान का जो संबंधित भाग था, ये भाग 3 था, है ना। और इसमें कुल 12 से लेकर के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक प्रोविजंस था। हमने शुरुआत किया है 14 से, तो इसमें 12 और 13 जो है वो कहा गया, और उसके बाद अंत किया है 32 पे, तो 35 सॉरी 33, 34 और 35, तो ये जो कुल 5 अनुच्छेद हुए, कितने 5, तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। जो 12 से लेकर करके 35 तक, तो ऐसा ना आप मान लें कि सभी में आपको राइट्स ही दिया गया, बल्कि 5 प्रोविजंस 12 से लेकर 35 तक में ऐसे हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स का वर्णन नहीं। तो इस तरीके से कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई? तो कुल अनुच्छेदों की संख्या 33 हुई, नहीं हुई। एक और 21 ए जोड़ लीजिए तो 34 हो जाएगी, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया। तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी? 34, है ना। 34 में 5 ऐसे हैं जिसमें जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो कुल कितने में फंडामेंटल राइट्स हैं? तो कुल 29 अनुच्छेदों में आपको फंडामेंटल राइट्स का वर्णन।
ये सारा चीज आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा सर, ये आपको खुद जो है क्रिएट करना पड़ेगा। हम आपको इसलिए ऐसा लेके चल रहे हैं कि दो फायदा होगा। एक तो टॉपिक सर्वांगीण रूप से पढ़ी गई मानी जाएगी, और दूसरा अगर हम कोई चीज नहीं भी पढ़ाए तो उसको भी आप पढ़ें तो आप क्रिएचर बन के पढ़ें, यानी सिर्फ अंधानुकरण नहीं करें, बल्कि उसमें कोई चीज हो तो उस चीज से कोई डिराइव भी कीजिए, निकालिए, ताकि एक नई चीज बने। क्योंकि आपको सिविल सर्विस में अधिकांश क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जो पुस्तकों में डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। ऐसे कल ही जो है वो हम ग्रुप चलाते हैं तो उसमें लड़का लोग ने क्वेश्चन राइज किए, आप भी सुन के ताजुब कीजिएगा और देने की कोशिश कीजिए, समझ जाइए कि कितना टेक्निकलिटी चाहिए पढ़ने में। सिंपल क्वेश्चन कि संसद के सदस्यों की निर्वाचन की आयु क्या होती है? ऑप्शन ए में 35 साल, बी में 30 साल, सी में 25 साल, डी में 40 साल, और ई में से इनमें से अनेक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सर, अब नहीं बोला, ठीक है। लेकिन इतना तो जानते हैं कि एक झलक में आप मिस करते 25 पर जाके रुक जाते, अगर आपकी ऊपरी ऊपरी स्तर रहती तो कितना टेक्निकलिटी चाहिए पढ़ने में या समझने में, उसको हम एक एग्जाम दे। इसी ढंग से बहुत सारे प्रश्न आपको आएंगे, तो कोई भी प्रश्न एकदम हूबहू आपको, अब ये जो सवाल क्या है किसी किताब में तो नहीं मिलेगा ऐसा लिखा, आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी। तो आप जब तक क्रिएचर नहीं बनेगा क्वेश्चंस का, तब तक आप एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 29 अनुच्छेदों में फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, हम लोग को जो अध्ययन करना है कि ये संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, वो 44वां, बोलिए ठीक कर देते हैं, जोड़ घटा मेरा ठीक नहीं है। 12 से 20 कितना 8 बोले ना, 12 से 20 8, 8 10 18, अरे बोलिए ना, यस सर, 18 और 5 कितना हो रहे? 23। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ हो? 33 हो जाएगा, 33 कर देना, वही 24 होगा। 34 में 5 गया, 24 होगा, 24 में से 5 गया 19। ठीक है, मैथमेटिक्स जोड़ घटा, हम मैथमेटिक्स के टीचर नहीं। तो हाँ, तो 44वां संशोधन (1978) के द्वारा इसको क्या कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार अबोलिश कर दिया, और इसको अब सिर्फ कानूनी अधिकार दिया गया। यानी अब ये क्या रह गया? अधिकार है ये, लेकिन कैसा अधिकार है? लीगल राइट्स। और ये लीगल राइट्स किस अनुच्छेद के तहत है? 300 आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में है कि जो मेरा है वो उसका अधिकार कर सकते हैं, और लीगल राइट में है कि यानी कोर्ट उस पर फैसला करेगा। हाँ, और संवैधानिक अधिकार में आप ही फैसला कर दीजिएगा। नहीं, वो जैसे कि अधिकार जो मेरा मिला मौलिक अधिकार, वो संविधान के तहत मिला है, उस पर तो ये भी तो संविधान में लिखा है बाबू, 300 का। सर तो The right to property will be legal right, written in Article 3A, 300A.
कानून के तहत इसको भी छीन सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल के वेरी गुड, ये जवाब हुआ कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप इसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं, लेख जारी करने का निवेदन कर सकते हैं, लेकिन कानूनी अधिकार में नहीं। ये युक्ति युक्त एक्सप्लेनेशन। इसलिए आप सोच रहे हैं कि आराम से हम बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। कहां पर आप सो रहे हैं, कहां पर आप नहीं समझ रहे हैं, हमें खूब खबर है। इससे पूछना है कौन फंसेगा। सर डरिए मत, आपका नाम हाँ बोलिए। इस तरह तो फिर वही हो गया सर, जो मेरा सवाल था कि भोजन जो है तो मौलिक अधिकार नहीं हुआ, तो कानूनी अधिकार हुआ। हम आपको चूंकि क्लास को समय पर पूरा करना है, तो जैसे जैसे आप लोग सवाल करते हैं ना, तो वैसे वैसे उसी में 2-3 घंटा लग जाए। हम आपको इस प्रश्न का उत्तर के लिए परामर्श देंगे कि आप डी बसु की किताब पढ़िए, और जब अनुच्छेद 21 हो तो उसमें कौन कौन जीवन का अधिकार है वो शीर्षक बार नीचे दिया हुआ है, फुल 29 उसमें ये भी है जो आप मुद्दा होता है। डी बसु किताब देखे हैं? तो डी बसु किताब यहाँ है कोचिंग में नहीं है, तो अब ये कि हम कल ला के दिखला देंगे आपको। हैं? हाँ 21 का लगा के 35 तो नहीं आर्टिकल 21 के अंदर 35 स्लाइड्स हो गया। 35-29 की जगह पर देखिए इसमें दिए हुए, दिखला दीजिएगा उनको क्लास में, ठीक है? उसमें खाना खाने वाला है कि नहीं देखिए। नहीं सब बहस है, हंसी नहीं है, हंसी से हम पढ़ा देते हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी बात है। हमारे क्लास में क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका टीचर खुश होगा। क्यों? इस बात का प्रतीक है कि आप पढ़ रहे हैं। एक निष्क्रिय स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, सक्रिय चाहिए जो सोचता है। हार जीत अपनी जगह पर है, हो सकता है बहुत सारा प्रश्न का उत्तर हम ना दे पाए, ये भी है, लेकिन प्रश्न तो प्रश्न है, खड़ा हो जाएगा, उसका उत्तर तो आज न कल लेना पड़ेगा। नहीं ना सर, शादी कर रहे हैं आपको, मेरा आंख चाहिए ना। अब देखिए 35 में देख लीजिए, आप लोग नजदीक में है ना 35। ये सब जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार का मतलब ये नहीं सांस लेना सिर्फ, क्या क्या है वो सुनिए। राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय सम्मान के साथ जीना। अगर आपको हम अरे बोल देते हैं तो इस राइट का उल्लंघन है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, समझ ही गए होंगे। राइट टू लाइवलीहुड ना लिखल है तो लाइवलीहुड बने, हम जीविका चलाएंगे काहे के लिए? फेंक देने के लिए? अरे आपके अब्बा कमाते हैं काहे के लिए? और फिर कौन बात यूज नहीं है। अगर इसका हल होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके इसके बारे में, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके इसके बारे में आर्टिकल 21 अरे भैया अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ में 35 स्थितियां हैं। सिर्फ ये नहीं सांस ले रहे हैं वही आपको राइट है, वही बोल रहे हैं कि 35 देख लीजिए कि ये 21 के तहत आपको दिया गया है। हम आपको अरे फलनवा बोल दे, ये आपके इसके खिलाफ है राइट टू लाइफ का 21 का, हम पर मुकदमा चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जब टॉपिक आए तो विस्तार से पढ़ाएंगे, घबराइए नहीं। आपका हमसे पढ़ना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम पहले किताब आपको बताए थे कि ये इससे पढ़ के आप पढ़ के आइए तब मजा आएगा। हम उससे आगे चल के आपको बताते हैं। तो ये जो पुस्तक में ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर क्वेश्चन राइज ना कीजिए तो बेहतर है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ के आते तो ये तो मसला नहीं ना खड़ा करते, तो हम बात आगे बढ़ाते। तो क्वेश्चन युक्ति युक्त कीजिए, यानी वास्तव में वो प्रश्न जिसका जवाब दिया, ऐसे इन्होंने एक प्रश्न किया था बाद में देंगे, तो युक्ति युक्त है, लेकिन जो ऑलरेडी बातें किताब में लिखी हुई आप कर रहे हैं, इसका मतलब
कि आप क्लास प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। प्रॉपरली क्लास का मतलब यह है कि आप पहले पढ़ के आइए तब क्लास का उद्देश्य क्या है? क्लास का उद्देश्य है कि कंफ्यूजन को खत्म करना, जो संदेह रह गया है, जिसको हम नहीं समझ पाए या मेरा मस्तिष्क वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको क्लास में इलोबरेट किया था। इस ढंग से क्लास करने का बेनिफिट यह है कि आपको क्लास में ही यादें चीजें याद हो जाएंगी। आपको फिर बहुत किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। व्याख्या एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स है। अब आइए कि ये खत्म क्यों किया गया संपत्ति के अधिकार, और खत्म करना ही था तो फिर शामिल क्यों किया गया? ये दो प्रश्न बड़े भयंकर है, और यही है पढ़ाई क्लास। पहला बात, अगर चीज ठीक था तो खत्म क्यों किया गया? अगर इतना ही बुरा था तो फिर शामिल क्यों किया गया? हाँ बोलिए। खत्म इसलिए किया गया कि इस पे लगातार केसेस चढ़ रहे थे। 1951 से लेकर 75 तक खाली केस हुआ है। तो पहले ही शामिल ना करते। और इसलिए शामिल किया गया कि क्या बोलते हैं, ये असेंबली को लगा कि जो लोग, जो इंसान की प्रॉपर्टी उसको क्लेम ना करने को आगे आपस में कि क्या बोलते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी, उसी बंदे को पता मेरी प्रॉपर्टी क्या है, उसको अधिकार पता हो ये प्रॉपर्टी मेरी है, उसका राइट है, ये उसका प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट अगर एक्वायर करेगी तो पैसा देगी उसको। आपका गाँव देहात में जमीन बढ़िया है, चल रहा है। देखिए साहब, हमें इसका जवाब यह है, जवाब लीजिए कि हमें आजादी देर से क्यों मिली। हम अप्रत्यक्ष रूप से आजादी की मांग 1857 से कर रहे हैं। 1857 में क्या उद्देश्य था विद्रोह का? यही ना कि हम लोग अब शासन करेंगे। ये अलग बात था कि टूटन था, बहुत सारे टूट के लोग एक हुए थे, लेकिन बहादुर शाह जफर का डिक्लेरेशन पढ़िएगा, उसने क्या दिया था कि हम बादशाह नहीं बनेंगे और जितना देसी रियासतें सब आज़ाद होंगी, जैसे पहले राज होता था वैसे होगा। डेमोक्रेसी पर बात नहीं की उस डिक्लेरेशन से। तो इस आधार पर कह तो सकते हैं कि हम लोग के पास आज़ादी की ख्वाहिश 1857 में ही हो गई। 1857 में जो कुचल दिया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को, फिर हमने आज़ादी की मांग 1929 में की कि नहीं हम आज़ाद हैं। तो एक पहली आज़ादी की मांग के बाद फिर हम चुप क्यों हो गए? और जब 29 में मांग किया तो फिर इतना देर क्यों हो गया? इसी में इसका जवाब छुपा हुआ है कि संपत्ति के अधिकार को क्यों शामिल किया गया, कि बाद में क्यों हटा। तो देखिए, इसका कम समयों में और अच्छे से कि आपको समझ में आ जाए, कुछ इस ढंग से व्याख्या किया जा सकता है कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारे समाज की जो सामाजिक संरचना विकसित हुई वो मध्यकाल और प्राचीन काल से भिन्न थी। मध्यकाल में भी जमीन के मालिक लोग हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, मजदूर हुआ करते थे, और अंग्रेजों के समय में भी जमींदार हुए, किसान हुए, मजदूर हुए। लेकिन दोनों पीरियड में डिफरेंस ये था कि अंग्रेजों से पहले के पीरियड का यह जो सामाजिक विभाजन था ये क्षैतिज था। इसमें कोई वर्ग किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा, और लोगों के बीच बहुत मित्रतापूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध था। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए, इन्होंने जिस भूराजस्व नीति, लैंड टेनर सिस्टम को जारी किया, तो वो एक्सप्लॉयटेशंस पे, शोषण पे आधारित हो गया, और जो समाज का क्षैतिज विभाजन था वो लंबवत हो, यानी जिसके पास शक्ति ज्यादा वो ऊपर में, और जिसका कम उसके नीचे, उससे नीचे उसके नीचे, और है एक दूसरे को दबा रहा। तो अंग्रेजों ने जिस भूराजस्व की यह प्रशासनिक नीति
या अन्य नीतियां यहाँ लागू की, उसके वजह से भारतीय समाज में वर्गीय संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो, क्लास स्ट्रगल की स्थिति उत्पन्न हो। 1885 में कांग्रेस इस्टेब्लिश जो हुआ तो ये पूरा का पूरा बुर्जुआ ऑर्गेनाइजेशन था, मिडिल क्लास ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें वैश्य, शूद्र या अन्य लोग जो थे वो शामिल नहीं थे। जो पढ़े लिखे वकील, डॉक्टर, शिक्षक ये लोग शामिल थे, और ये सब मिडिल क्लास के लोग। और ये भी शामिल इसलिए थे कि इनकी आकांक्षाएं मुझसे, ये सभी लोगों के लिए डिमांड नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति, जैसे कि हमें सिविल सर्वेंट बनाओ, जो आयु बढ़ा दिए घटा दिए हो उसको बढ़ाओ। शुरुआत तो यही से हुई थी। तो इस तरीके से कांग्रेस शुरू में वर्गीय पार्टी रही, एक सर्वांगीण दल नहीं रहा। तो बाकी क्यों नहीं लोग शामिल हो पाए थे? दो वजहों से। एक कि उनके पास राष्ट्रवादी विचारधारा ही नहीं थी, और दूसरा कि उनकी मांगों को वहां पूरा ही नहीं किया। तो इसलिए कांग्रेस एक एकांगी संगठन बनी रही बहुत ही। अब देखिए गांधी की महत्ता राष्ट्रीय आंदोलन में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, यह आपको समझने की जरूरत है। तो गांधी की महत्ता इसलिए स्थापित होता है कि अभी तक 85 से लेकर के 1919 तक सेवा बाल गंगाधर तिलक को छोड़कर एक भी ऐसा नेतृत्व नहीं उभरा जिसमें कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को पैदा किया। अभी तक कांग्रेस सिर्फ नेताओं की पार्टी थी, अपर कास्ट के लोग इससे जुड़े हुए थे, चाहे मुसलमान के हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे ईसाई के हों। बाकी लोग इससे जुड़े हुए नहीं थे। होम रूलिंग आंदोलन जब चलाया बाल गंगाधर तिलक एनिवर्सरी ने, तो उसके माध्यम से पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी बनी। और जब गांधी इसमें आए तो यही कार्यकर्ता गांधी के सहयोगी बने, और फिर गांधी ने हर वर्गों को कांग्रेस से जोड़ा, हरिजनों को जोड़ा, मजदूरों को जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, छात्रों को जोड़ा। और ये इतना टफ काम था कि भारत के जो ये वर्ग थे, जैसे महिलाओं का, छात्रों का, पूंजीपतियों का, किसानों का, मजदूरों का, इसके एक्सप्लॉइटर सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे साहब, इसके शोषक भारत के ही लोग थे। जैसे भारतीय किसान या मजदूर का शोषण सिर्फ अंग्रेज थोड़ी कर रहा था, जमींदार भी कर रहा था जो भारतीय था। भारतीय महिलाओं का शोषण थोड़ी अंग्रेज कर रहा था, भारतीय महिलाओं का शोषण उसके हस्बैंड कर रहे थे, उसका परिवार कर रहा था। तो इसलिए वर्गीय संघर्ष यहां पाया जा रहा था। और जब तक आजादी की मांग सारा लोग नहीं करेगा, तब तक आजादी अंग्रेज नहीं देते। तो लेट इसलिए हुआ कि गांधी ने न सिर्फ हिंदू मुस्लिमों के बीच यूनिटी स्थापित की, बल्कि हिंदुओं के बीच जो वर्गीय संघर्ष था, जो अर्थव्यवस्था के बीच में वर्गीय संघर्ष था, यानी समाज जो टूटा हुआ था, उस समाज को जोड़ने का काम किया। और इसमें जो है वो 19 से लेकर के 47 तक लगी। इस बीच में कांग्रेस बहुत बार ऐसी स्थिति आई कि टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और कांग्रेस के अधिवेशनों में इन विषयों पर बहुत तू मैं हमेशा हुआ। और गांधी ने उसको शांत किया। जब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पढ़िएगा विपिन चंद्रा का, तब आपको ये जितने अंतर्विरोध थे, जितने इंटरक्लैश थे कांग्रेस के अंदर, वो सब का सब आपको समझ में आएगा। गांधी की हत्या ही उसी अंतर्विरोध के कारण। अगर अंतर्विरोध ना होता तो गांधी को लोग सर पर उठा के बैठते। लेकिन वो गांधी जिसने आजादी में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसको भारत ने क्या दिया? तो 3 गोलियां दे दी, जबकि अभी तक किसी के पास योग्यता नहीं। तो एक विचित्र स्थिति। अब हम टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर, कि ऐसी स्थिति में अब आप समझिएगा जल्दी सा, इतना बोलने के पीछे ये सेंटेंस था जो देना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने
जमींदारों का भी साथ लिया और मजदूरों किसानों का भी साथ लिया। कितनी खूबसूरत। तो जमीन के मालिक कौन? जमींदार। तो राइट टू प्रॉपर्टी उन जमींदारों के लिए दिया गया। उस समय अनिवार्य था, क्योंकि संविधान सभा में अधिकांश तो यही थे सदस्य के रूप में, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी शामिल कर दिया गया। और मजदूरों, किसानों या आम लोगों को खुश करने के लिए क्या किया गया? तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी। अब देखिए, ये जो दो अधिकार थे, ये यानी समता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, पता है ये दोनों एक दूसरे का विरोधी है। अगर संपत्ति का अधिकार देंगे तो समानता खत्म होगी, अगर समानता देंगे तो फिर संपत्ति का अधिकार छीनना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात। तो ये अंतर्विरोध इसलिए संविधान में दिखाई पड़ता है, संविधान के आरंभ में, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के समय अंतर्विरोध यूं ही नहीं आ गया। हमारा पूरा संविधान स्वतंत्रता संग्राम का आईना है। उसमें जो खातियां हमने प्राप्त की, जो विरासत प्राप्त किया, उसी को संविधान में लिख दिया। अगर उससे इधर लिखते, हटकर लिखते, तो फिर सब देश उसी समय टूट जाता। तो मजदूरों, किसानों और जमींदारों के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया गया। किसके माध्यम से? समता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार के माध्यम से। तो क्यों शामिल किया गया साहब? इसका जवाब मिला कि नहीं? कितनी खूबसूरत। अब दूसरा हमने दिया था कि जब इतना खूबसूरत बात थी, शामिल कर लिया, तो फिर हटाया। देखिए, बहुपक्षीय होता है चीज, मल्टी डायमेंशनल होता है। एक डायमेंशन में चीजों को देखिएगा तो बातें समझ में नहीं आए, बीवी छोड़ के भाग जाएगा। अभी अपने कोचिंग में ही सब झमेला, आज पढ़ाई वढ़ाई में ये सब हल कर करके आ रहे हैं। बाहर में इतना पॉल्यूटेड माहौल है जिसका कोई हल नहीं। हर 15 दिन के बाद मेरे यहाँ क्लास टेम्पर कर जाता है। तो क्यों? क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल होकर के नहीं सोचते। किसी भी चीज को एक ही एंगल से देखते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। इन बाहर में जाकर के चेहरा घुरा लेते हैं, सलाम सलाम करते नहीं। यहां देखते हैं हम, इसलिए कि अनिवार्यता बिना देखे काम नहीं चलेगा। बाहर में तो लेक्चर दे नहीं रहे, तो क्या जरूरत है देखने? होंगे टीचर, होंगे अपनी जगह, सबको पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ लेते हैं। कोई एहसान थोड़ी कर देते हैं। ये सब एक पक्षीय बात सोचने का जो है वो तरीका है, जबकि तथ्य मल्टी डायमेंशनल होता है। एक डायमेंशन शामिल करने का मैंने आपको समझाया, राइट टू प्रॉपर्टी। हाँ, दूसरा डायमेंशन हटाने का बता रहे हैं ताकि आप समझिए। देखिए, वादा कीजिए कि लक्ष्मीकांत, सुभाष कश्यप और डीडी बसु सब पढ़िएगा, तब ये सब चीज पॉलिटी का क्लास अच्छा लगेगा। और ऐसा अच्छा लगेगा कि फिर कोई भी क्वेश्चन आप देने के लायक हो जाएंगे, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। कितने के पास ये सब किताबें हैं जिनका नाम लिया? सब है। चलिए, लक्ष्मीकांत सबके पास है ना, और बेयर बुक इतना भी सफिशिएंट है। अभी इसे पढ़ लीजिए, बाद में शौक होगा। डीडी बसु का ऐसे भी नहीं पढ़ी तो अच्छा ही है, क्योंकि थोड़ा दिमाग जो है भारी हो जाएगा आपका, हो सकता है फाड़ फूट के फेंक दीजिए। तो पहले इस योग बना देते हैं आपको कि आप डीडी बसु पढ़ने लायक हो जाइए, सुभाष कश्यप पढ़ने लायक हो जाइए। क्योंकि कुछ विद्वानों को पढ़ना और समझना भी, समझने के लिए भी विद्वान बनना पड़ता है ना। तो उनको पढ़ने के लिए कुछ आपको अपना लेवल जो है ऊंचा करना पड़ेगा। चलिए, कॉमन टॉपिक्स। तो हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं साहब कि क्यों फिर हटाया? क्या आप बोल सकते हैं क्यों हटाएंगे? अगर बोलिए तो हम बात शुरू करते हैं। आप किसी वकील के साथ रहते हैं?
और इसीलिए ऐसा सवाल है। अटकिए मत वहां पर, दिक्कत हो जाए। देखिए, देश विचारधारा से चलता है, देश को कोई आदमी नहीं चलाता, एक थॉट चलाता है। अगर बिना थॉट का आदमी गद्दी पर बैठ गया तो बहुत दिन तक रह ही नहीं सकता। अगर लंबे दिनों तक शासन करना है तो एक निर्धारित विचारधारा, चाहे गलत है चाहे नहीं, आपको अपने पास रखना पड़ेगा। मुगलों की एक विचारधारा थी, क्या कि हम कन्फेडरेशन बनाए, सफल हो गया। तुर्कों की विचारधारा नहीं थी, 5 तो डायनेस्टियां हो गई। हिस्ट्री आपको जवाब दे रहा है। 77 में इलेक्शन हुआ, बहुत सारे पार्टियां मिलकर के कांग्रेस को हरा दी, लेकिन कोई थॉट नहीं था उनके पास। खाली झूठ मूठ का टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। आज तक संपूर्ण क्रांति परिभाषित नहीं हुआ। लेकिन शब्द देने से होगा संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या, तो जयप्रकाश नारायण आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो कोई थॉट नहीं। मोदी जी को जितना आप गलत बोल लीजिए, लेकिन उनकी एक विचारधारा है और विचारधारा के तहत वो सफल है। और मोदी जी की विचारधारा क्या है, ये गलत बहस का मुद्दा है। हमको ये साबित करना है आज की क्लास में, इस चीज को प्रूव करने के लिए क्यों हटाया गया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश एक विचारधारा से चल रहा है। और हमारे देश में जो पहली सरकार बनी उसका मुखिया कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा के थे, तो वामपंथी विचारधारा के। कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं थे वो, थे कांग्रेस में। कांग्रेस एक मध्यम वर्गीय पार्टी है। मध्यम वर्गीय पार्टी का मतलब कि ना वामपंथी है ना दक्षिणपंथी है। ये वामपंथी दक्षिणपंथी आप लोग समझते हैं ना, कोई नहीं समझता है तो हाथ उठा दे, क्योंकि इसको पहले क्लियर कर दो। बैठे रहने से कोई फायदा है, क्लास लेट हो घबराइए नहीं, चीज़ों को सीक्वेंस में समझिए तो हमेशा याद रहेगा। देखिए, ये दक्षिणपंथी वामपंथी ये जो विचारधारा जो है, इसका उदय फ्रांस से हुआ। कहाँ से हुआ? फ्रांस से। फ्रांस में जो लोग, मतलब आज की जो संसद है उसमें राजतंत्र होने के बावजूद, मोनार्की होने के बावजूद, वहाँ एक व्यवस्थापिका सभा थी जिसको स्टेटस जनरल बोलते हैं। क्या? जैसे यहाँ संसद बोलते हैं ना, उस समय 1789 से पहले फ्रांस में जो संसद थी उसका नाम था स्टेटस जनरल। तो बीच में आया, संसद की अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्ष करता है। तो वहां उस स्टेटस जनरल की अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष नहीं होता था, बल्कि राजा खुद होता था। तो राजा का सिंहासन होता था और जनता के प्रतिनिधि सामने होता था। तो उसमें जो थे वो 3 तरह के लोग थे। एक जो पूरा का पूरा राजा के समर्थक थे। क्या? तो राजा के समर्थक थे, वो दाहिने तरफ पर बैठते थे। और जो राजा के पूरा का पूरा विरोधी होते थे कि नहीं हमको खाली विरोधी करना है, तो वो बाएं साइड में होते थे। और जो न्यूट्रल रहना चाहते कि हम उधर के हैं ना इधर के हैं, अपने फायदे के मुताबिक इधर जाएंगे चले जाएंगे, तो वो मध्यम मार्गी कहलाते थे, बीच में रहते थे। कभी कुदक के दक्षिणपंथी की तरफ चले जाते थे, कुदक के बिल पास हो जाता। तो राजा के विरोधी जो बाएं तरफ बैठते वो वामपंथ कहलाए, लेफ्टिस्ट कहलाए। और राजा के समर्थक जो दाहिनी तरफ बैठते थे वो राइटिस्ट कह रहा है, दक्षिणपंथी कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इतना आसान टॉपिक नहीं इसको समझना। आप लोग जो बोल दिया हाथ ना उठाएं, जरा गौर से समझ लीजिए इसको। इसलिए इसमें बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजिंग है। तो राजा के समर्थक जो थे वो चूंकि दाएं तरफ बैठे थे, इसलिए दक्षिणपंथी कहलाए, राइटिस्ट कहलाए। द से
दाया, द से दक्षिण, आर से राइट, आर से राइट ईस्ट। क्लियर? तो ये तो इस शब्द का उदय हो गया, पैदा हो गया शब्द। अब पैदा जब हो गया, विचारधारा पैदा हो गई, थॉट पैदा हो गया। अब इसमें चेंजिंग कैसे आया? तो दो समय में चेंजिंग आया, उस चेंजिंग को समझो। कितने समय में? ये तो फ्रांस की बात थी, जहां से एक शब्द उभरा विचारधारा की। अब वैश्विक स्तर पे एक विचारधारा फैली पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का, जो समर्थक था कि व्यक्तिगत पूंजी होनी चाहिए। एक व्यक्ति चाहे जितना कैपिटल रखे, जैसे बिल गेट्स रखे हुए, जैसे अडानी अंबानी रखे हुए, तो अगर इसको देखेगा तो ये किस विचारधारा में बह रहा है? तो कैपिटलिज्म के विचारधारा। दूसरा, रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसने एक अलग विचारधारा दिया, और विचारधारा था साम्यवाद, जिसमें कहा कि आदमी का प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, सारी संपत्ति किसका? स्टेट का। स्टेट खिलाएगी, स्टेट मकान देगी, स्टेट नौकरी देगी, आपको प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। तो अब पूंजीवाद और साम्यवाद उभर करके सामने आया। पूंजीवाद और साम्यवाद उभर करके सामने। तो यहां पर वामपंथ साम्यवाद हो गया, क्योंकि ये पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। और पूंजीवाद क्या हो गया? तो दक्षिण पंथ, राइटिस्ट विचारधारा, यानी जो पूंजी का समर्थक है, राजा का वहां समर्थक दक्षिणपंथी कहला रहा है, यहां पूंजी का समर्थक दक्षिणपंथी कहला रहा है। बात समझ में आ रही है? और जो पूंजी का विरोधी है कि व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए, वो यहां पर वामपंथी कहला जाएगा, लेफ्टिस्ट कहला जाएगा। क्लियर? अब आइए भारत में, हमने कहा ना कि 3 जगह एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा, और अगर एक दे देते तो आप वहीं पर रह जाते, फिर हमेशा के लिए थॉट नहीं समझते। अब भारत में क्या है? तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी स्थापित हुई है। हिंदू महासभा 1915 में, मुस्लिम लीग 1906 में। इसको आप क्या बोलिएगा? ये धर्म विशेष की राजनीति कर रही थी। तो ये कौन सा विचारधारा का हो गया? दक्षिणपंथी है ना, क्योंकि धर्म का समर्थन कर रही थी। इसके रिएक्शंस में 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुआ। कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो स्थापित हुआ कानपुर में, तो वो क्या था? धर्म की विरोधी थी। तो ये एक वामपंथी हो गया। कांग्रेस न दक्षिण पंथ की तरह सोच रही थी, न वामपंथ की तरह सोच रही थी, बल्कि कांग्रेस बीच बीच में सोच रही थी। मतलब हमारे पास दक्षिण पंथ भी आवे, हमारे पास वामपंथ भी आवे, हम कोई पंथ में नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के अधिवेशन में मुस्लिम लीग भी शामिल होती थी, हिंदू महासभा भी शामिल होती थी, और कम्युनिस्ट भी शामिल होती थी। कब तक? 36 तक। 36 पार्ट बैठ गया। यह सब बात आपको पता है? नहीं ना? है? हाँ, 36 में कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अब कोई मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का आदमी हमारे कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुआ। तो पहले होता था, गया में जो बाइक में हुआ उसमें सबका पंडाल लगा था, सारे दलों का। तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में कुल 3 विचारधाराएं चल रही थी, वामपंथ का, दक्षिण पंथ का और मध्यम मार्गी का। इतना समझ में आया? तो अब विचारधारा ही यही चल रही थी, तो ये फिर आजादी के बाद भी स्थापित रहेगी, पाई जाएगी, ये तो खत्म नहीं हो जाएगी। कोई एक विचारधारा तो रहेगा नहीं। अब देखिए, हमने शुरू में कहा था कि नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कैसे थे? अब ये देखना होगा। तो आपसे ये पूछे कि जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा के व्यक्ति थे, तो आप क्या बोलिएगा? क्या है? हम तो साबित किया है कि कांग्रेस मध्यम मार्गी थी। गुड, कांग्रेस मध्यम मार्गी थी, सबको लेकर चल रही थी। लेकिन
जवाहरलाल नेहरू 1927 में ही समाजवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत हो गए थे और उस समय गांधी जी मानते थे अपना उत्तराधिकारी लाभ घोषित कर दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने गांधीयन आइडियोलॉजी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी एक कंट्रास्ट है। और गांधी जानते थे कि हमारे विचारधारा से ये सहमत नहीं है, पूरा का पूरा समाजवादी, और गांधी जी समाजवाद के समर्थक नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये भी एक बार नहीं, दो बार। जब एक बार लोग भूल गए, एक बार तो 29 में बना दिया था, जब भूल गए तो फिर 42 में कहा कि नहीं यही है, दूसरा नहीं है। तो इसलिए वो एक अलग बात है कि क्यों गांधी ने ऐसा किया, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। हमको ये साबित करना था कि कांग्रेस मध्यम मार्गी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिगत रूप से वामपंथी थे, वो मध्यम मार्गी नहीं थे। और कांग्रेस के अंदर 36 के बाद लगातार ये महसूस हुआ कि कांग्रेस टूट जाएगी, यही दक्षिणपंथ और वामपंथ के कारण। और इसी के वजह से आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो बहुत भारी बहुमत से जीते थे 1939 में, उनको त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि वो भी वामपंथी थे। गांधी जी वामपंथी विचारधारा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि नहीं, दूसरे रास्ते पर देश को ले जाए, हम ऐसा नीति नहीं अपना सकते हैं जो पूंजीपतियों के खिलाफ। तो एक वैचारिक लड़ाई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चली बहुत। विपिन चंद्रा की किताब पढ़िएगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में और समझने में। वहाँ इसका अभी समय नहीं है उसका व्याख्या करने का। सारांश ये कि ऐसे परिस्थिति में जब बने जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय उन्होंने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिर्फ कांग्रेस के लोगों को शामिल नहीं किया था, पता है कि नहीं? जितने दलों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था सभी के नेताओं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखा था। यहां तक कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कांग्रेस के नहीं थे, अंबेडकर को, जो कांग्रेस के नहीं थे, 5 ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के नहीं थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि ये आजादी में शामिल हुए सभी लोग इस आजादी को अपना समझे। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर्वदलीय बना दिया। फिर बाद में कांग्रेसी का हुआ, ये अलग बात हुई, लेकिन फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो था वो सर्वदलीय था। ये प्रश्न भी आता है। अब देखिए साहब कि जो द्वंद आजादी के पहले वामपंथ और दक्षिणपंथ में चल रहा था, वो गवर्नमेंट में भी चलता रहा, वो खत्म नहीं हुआ। और सबसे पहला जो विस्फोट हुआ वो बकाष्ठ भूमि की वजह से, और बिहार में हुआ था, मुंगेर में। बकाष्ठ भूमि कौन थी? कि मंदी के समय में किसानों ने जिसे जमींदारों के हवाले कर दिया और अब वो मांग रहे हैं। अब बकाश जमीन का समझ जाइए, एक तो पद्धति है इजारा, नाम सुने हो कि इजारा पर रख दिए। अभी भी इजारा अब नाजायज है, लेकिन गांव देहात में चलता है। बाल बच्चे का तबीयत खराब हुआ तो जमीन में इजारा पर रख दिया। उसका मतलब क्या हुआ? साहब उसका जो फसल लगा हुआ उसका, जिस पैसा दिया उसका, और जब तक वो पैसा नहीं देता तो खेती करेगा उसमें, यही ना होगा। और जब होगा तो छुड़ा लेगा। तो बकाश जमीन को आप इसी तरह से तुलना कीजिए तो बहुत सारे लोगों ने की भूमि चली गई थी इससे। अब जब देश आजाद हुआ तो किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया। यही वजह है कि बकाश भूमि खोए हुए अधिकांश लोग भूमिहार थे, और वो एरिया जहां ज्यादा प्रभावित था वो बेगूसराय और मुंगेर का और गया का। इसीलिए जो किसान मूवमेंट चला उसमें, या कम्युनिस्ट मूवमेंट जो चला बिहार में, इंडिया में, उसमें अधिकांश लीडरशिप फॉरवर्ड कास्ट थी और भी भूमिहार थी। कार्यानंद शर्मा, पंचूनाथ शर्मा। क्यों? क्योंकि इन्हीं की तो भूमियां गई थी, यही तो लड़ रहे थे, लेकिन छीनने वाले भी वही लोग थे, दोनों का। इसीलिए वहां कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत प्रबल था। बेगूसराय को बिहार में कम्युनिस्टों का मक्का बोला जाता है। जब भी जीतता था तो वहीं से जीतता, इसलिए कन्हैया कुमार वहीं से खड़ा। लेकिन अब वो सब बात रही नहीं, अब पूरा चेंज कर दिया। तो इस तरीके से मेरे कहने का अर्थ ये है
कि जवाहरलाल नेहरू एक समाजवादी थे और चाहते थे कि सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट बने या गवर्नमेंट ऐसा काम करे जिससे भारत में समाजवाद स्थापित हो। लेकिन वो तो थे, बाकी लोग थोड़ी थे। तो बड़ी मुश्किल से 1955 में आवाडी का अधिवेशन हुआ कांग्रेस, इसमें समाजवादी रिजोल्यूशन पारित किया गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू कुछ कर नहीं पाए। समाजवाद पर सबसे बोल्ड स्टेप लेने वाली कोई थी किए, जैसे प्रथम संशोधन जो किए उसमें 31 का जोड़ा, हाँ 9वां आर्टिकल जोड़ा, तो पढ़ाया कि थोड़ा बाद में। असल काम की उसकी पुत्री इंदिरा गांधी, वो बहुत बोल्ड स्टेप। जैसे ही 68 में धनाधन गरीबों के लिए काम, जमींदारी उन्मूलित, बैंक राष्ट्रीयकरण, सबको ताजुब लगने लगा। फिर बोला गरीबी हटाओ का नारा, कोई गरीब नहीं रहेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम, खाली गरीबों के लिए कार्यक्रम, कोई पैसा नहीं मिलेगा जमींदारों को, खाली जमीन सबसे छीन लो। कितना जमींदार हार्ट अटैक से मर गए। ये सब क्यों की इंदिरा गांधी ने? ये भी एक अपने पीछे इतिहास है, क्योंकि सिंडिकेट था कांग्रेस में उस समय, और सिंडिकेट कैपिटलिस्ट और जमींदार वाले लोग थे। बोला कि तुम लोगों को खत्म करेंगे, ऐसा ही नहीं। तो सब उससे मैं टूट के अलग हो गया था कांग्रेस से। कांग्रेस को तो कैसे कैसी सत्ता बचाई तुम लोग को बताते हैं। बस चली गई समय से पहले इलेक्शन में, ये सब काम करके गई। तो देखो ये अंतिम क्षण है कि अवसर तुम्हारे पास, अगर हमको वोट दिए तो बचो, नहीं तो देख रहे हो सिंडिकेट ये सब रहा सहा कसर खत्म कर देगा। बस थम्पिंग मेजोरिटी से लोगों ने वोट दे दिया इंदिरा गांधी को, और उसके बाद पूरा सोशलिस्टिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है स्थापित हो गई 71 के बाद। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक गलती की, इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी में भी किसी काम का विरोध नहीं हुआ सिवाय एक के। अब वो कौन था काम? अगर वो काम नहीं करती तो फिर ये अमर हो जाती इंदिरा गांधी। क्या था काम? बोलिए। नहीं साहब, बता देंगे तो जानेंगे। इंदिरा गांधी का सिर्फ एक काम था, जो एक चवन्नी तेल में इंदिरा गांधी जेल में हो गई। वो इलेक्शन रिगिंग करवाई थी। वाह वाह, नसबंदी, और नसबंदी भी कि जो प्रोसेस था उससे वो खत्म हो गई। उसने जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, इसलिए जो है वो साहब इसको रोकना होगा, तो कैसे नसबंदी करा दिया जाए। तो उसने सिर्फ उसको कहा था, इसके 2 बच्चे थे, सबके लिए नहीं कहा था। लेकिन ऑफिसर्स को जो है वो टारगेट दे दिया कि हर डीएम, हर एसपी, हर एसडीओ, हर सीओ, हर बीडीओ का इतना टारगेट है कि दोस्त जिसका बच्चा हो जाए उसका नसबंदी कर दो। तो भाई तुगलक से सीख लेना चाहिए था इंदिरा गांधी को। तुगलक का कर वृद्धि और दोआब में कर वृद्धि की योजना असफल रही, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन असफल रहा था। क्यों? तो इन ऑफिसरों के वजह से। अब ऑफिसर ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए क्या किया? रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे खाट लगा दिया। जो भी आ रहा है, चाहे वो शादीशुदा हो ना हो, सबका करोड़ बंद। तो उसमें कितने लोग की शादी नहीं हुई थी साहब। बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि तुमने से इसको हटाओ। तो ये हुआ मामला साहब। तो इस वजह से इंदिरा गांधी इलेक्शन 77 में हार गई। ये काम अब हार गई तो उसने एक ऐसा बीज बो दिया था। देखिए हम डिरेल नहीं कर रहे हैं अपने लेक्चर से, एकदम कंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसा बीज बो दिया था कि जो नई जनता पार्टी की सरकार आई उसको इंदिरा गांधी के हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या मिला? क्यों तुम गरीबों का इतना समर्थक बन रही हो? तो उसने जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन ला करके संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया। तो इस तरीके से संपत्ति का अधिकार समाप्त। हम समझते हैं कि हम समझाने में पूरी तरीके से सफल रहे, और ये मौलिक अधिकार से संबंधित पहला
भाग था क्लास का। कल के क्लास में इसका दूसरा भाग होगा, तो 1-2 भाग और लेंगे और उसमें मौलिक अधिकार को समाप्त करेंगे। समाधान तो आज ठीक है।